नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। पिछले कुछ समय में मैंने बहुत सारे फंड्स को रिव्यू किया, कुछ एनएफओस को, कुछ एग्जिस्टिंग फंड्स को। तो आपके सवालों के उत्तर देने में थोड़ी देर हो गई। मैं अक्सर आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से भी देने की कोशिश करता हूं, और अब आज के इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल चुने हैं, उनके उत्तर दूंगा। और बाकी जो सवाल हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो एक एक करके वीडियो बनाकर और साथ ही आपके सवाल जहां आपने पोस्ट किए वीडियो पर, वहां भी कमेंट करके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और पहला सवाल मैं ले रहा हूं दिलीप कुमार दास जी का। दिलीप कुमार ने सवाल पूछा है कि यदि फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो एनएफओ में करना सही रहेगा या फिर किसी एग्जिस्टिंग फंड में। दिलीप जी, जब आप किसी एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंड के बारे में जानकारी होती है, फंड का पोर्टफोलियो आपको पता होता है, यानी कि किस तरह के स्टॉक्स में या सिक्योरिटीज ने उस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। साथ ही स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस भी आपको पता होती है, जिसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब एनएफओ की बात आती है तो यहां पर ना तो पोर्टफोलियो आपको पता होता है, ना ही स्कीम की कोई पास्ट परफॉर्मेंस की हिस्ट्री होती है। सिर्फ आपको यह पता चलता है कि किस तरह की स्ट्रेटजी ये स्कीम फॉलो करने वाली है। तो यदि एनएफओ ऐसा है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है या फिर किसी नई थीम पर वो एनएफओ आ रहा है, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर किसी फंड हाउस की परफॉर्मेंस से आप बहुत खुश हैं, मान लीजिए कि वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में या डेट इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहा है एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, और आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के फंड का इंतजार कर रहे थे, और यदि वो फंड हाउस उस तरह का फंड लॉन्च कर रहा है, तब आप डेफिनेटली इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर पहले से आपके पास कई चॉइसेस हैं, तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। अगला सवाल लेते हैं समीर पाठक का। समीर ने सवाल पूछा है कि उन्हें कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में से किस फंड में निवेश करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड हैं। यहां पर आपको काफी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप, और साथ ही अक्रॉस बॉर्डर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस है। और साथ ही कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो उस हिसाब से भी मैं आपको सलाह दूंगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बेहतर चॉइस रहेगी। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है आसिम संतरा जी ने। आसिम जी का सवाल है कि उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की हुई है और इन्होंने कोटक इमर्जिंग फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डायरेक्ट प्लान में। साथ ही कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। मेरे एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, स्कीम कैसी है, क्या इन्हें कुछ चेंजेस यहां पर करने चाहिए। तो आसिम जी, आपके पास में एक मिड कैप फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, बिल्कुल यहां पर आप बने रहिए, एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है, ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये फंड भी अच्छा है, इसमें भी आप बने रहिए। लेकिन कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में मेरी सलाह होगी कि यदि आप यहां से निकलकर, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको आप होल्ड कीजिए, लेकिन आगे की एसआईपी आप किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं, वो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि मैं कुछ नाम आपको सुझाऊं तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड या कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी एक अच्छी चॉइस है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल मैं लेता हूं, जो पूछा है रूपाली बोस ने। रूपाली का सवाल यह है कि उनके हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से 84,000 का फ्रॉड हुआ है। उन्हें फोन आया कि उनके क्रेडिट कार्ड पर कुछ रिवार्ड पॉइंट्स हैं और उन्हें वो रिवार्ड पॉइंट क्लेम करने के लिए एक लिंक भेजा गया। रूपाली जी का कहना है कि वो लिंक जो था एक्सिस बैंक का था। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया
और बिना ओटीपी शेयर किए हुए उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपको कोई लालच दिया जाए तो आप उस लालच में ना फंसें, चाहे वो रिवार्ड मिलने की बात हो या इंश्योरेंस में बोनस मिलने की बात हो, तो हमेशा आप सतर्क रहें, क्योंकि लालच में ही हमेशा फंसाया जाता है या कोई भी व्यक्ति फंस जाता है। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि आपको एक्सिस बैंक का लिंक शेयर किया गया, आप यकीन मानिए वो लिंक जो था एक्सिस बैंक का नहीं था। ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं ये इसी तरह के लिंक क्रिएट करते हैं जो देखने में काफी हद तक वो बैंक के लिंक दिखाई देते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के फोन आए तो आप हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आप ढूंढें कि क्या इस तरह की कोई सर्विस है, या आपको कभी भी इस तरह का लालच दिया जाए तो आप फोन करने वाले को बोल दें कि मैं ब्रांच में आ जाता हूं और वहां पर आकर आप मुझे समझा दीजिए, लेकिन मैं ऑनलाइन इस तरह से कोई भी लिंक को फॉलो नहीं करूंगा। अब आते हैं इस बात पर कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है इसमें बैंक आपकी क्या मदद कर सकता है। तो देखिए, बैंक में यदि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आपकी जानकारी के बिना यदि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, तो उस बात पर बिल्कुल बैंक गौर करेगा। यदि बैंक की तरफ से कुछ नेग्लिजेंस हुआ है, बैंक के सिस्टम में कहीं पर कमी थी जिसकी वजह से आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपको आपके पैसे वापस करें। लेकिन यहां पर मामला है फ्रॉड का, जहां पर आपको लालच देकर फंसाया गया। इस केस में क्योंकि आपने यहां पर लिंक पर जाकर अपनी जो जानकारी थी वो शेयर की है, इसलिए बैंक यहां पर जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन जिस वक्त आपने बैंक में कंप्लेंट की, यदि उसके बाद कोई फ्रॉड होता है, आपके अकाउंट से उसके बाद भी पैसे निकलते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी बैंक की होगी। लेकिन बैंक को कंप्लेंट करने से पहले जो पैसे आपके अकाउंट से निकल चुके हैं, बैंक वो पैसे आपको शायद वापस नहीं करेगा, लेकिन आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हालांकि ये जो जालसाज लोग होते हैं ये बहुत ही चालाक होते हैं, कई बार पुलिस की पहुंच से भी ये बहुत दूर होते हैं। ये कई बार इंडिया में भी नहीं होते हैं, इंडिया से बाहर बैठे होते हैं और वहां से फ्रॉड करते हैं, तो इन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको पुलिस में कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए, साइबर सेल में कंप्लेंट करनी चाहिए और साथ ही बैंक में अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात दोहराऊंगा कि यदि बैंक की कोई नेग्लिजेंस यहां पर नहीं है तो शायद बैंक आपकी कोई मदद ना कर पाए। तो एक बार फिर से मैं रूपाली जी को भी और बाकी व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आप इस तरह के लालच में ना फंसें। जब भी कभी इस तरह के फोन आए तो आप बात को सुन लें और उन्हें कहें कि मैं ब्रांच में आकर ही ट्रांजैक्शन करूंगा, ऑनलाइन कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन आप शेयर ना करें। अब लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल, और यह सवाल पूछा है स्नेहा आर ने। स्नेहा जी का सवाल है कि यदि मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अपने आप बिल भरा है, मैंने कोई इंश्योरेंस से क्लेम नहीं किया है, तो इस केस में क्या मैं इनकम टैक्स की धारा 80DDB के तहत क्लेम ले सकती हूं? इनकम टैक्स रूल 11DD के तहत कुछ स्पेसिफिक डिजीज जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, मान लीजिए हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर, एड्स, इस तरह के कुछ स्पेसिफाइड डिजीज हैं। यदि कोई व्यक्ति इन बीमारी का इलाज करवाता है और उसके लिए खर्च करता है और उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तब अंडर सेक्शन 80DDB इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है। लेकिन बाकी बीमारियों के लिए 80DDB के तहत कोई छूट का प्रावधान नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।